नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और इस बार थोड़ा सा अलग से हट के चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है वॉइस, या जिसको हम लोग जानते हैं एक्टिव पैसिव के नाम से भी। और ये अगर देखा जाए कि कौन से एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चों मोस्टली हर एक एग्जाम पूछा जाता है, लेकिन हाँ कुछ एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका एक्टिव मोड या पैसिव वॉइस इसका बताएं। 4 या 5 ऑप्शन दिए रहते हैं और कुछ में इसका यूज आता है इनडायरेक्टली, जैसे बैंक एग्जाम में इसका यूज आता है इनडायरेक्टली। वो डायरेक्टली नहीं पूछता कि हाँ इसका पैसिव बताइए, इसका एक्टिव बताइए, बल्कि इसके एप्लीकेशन पे, इसके यूसेज के ऊपर क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आता है। लेकिन एसएससी के एग्जाम में ये पूछा जाता है डायरेक्टली, यानी इसका पैसिव क्या होगा, इसका एक्टिव क्या होगा, और साथ ही साथ नरेशन भी आता है जिसको हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। ये दोनों ही चैप्टर सॉल्व करेंगे, लेकिन आज बारी है एक्टिव पैसिव की, जिसको हम लोग वॉइस के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर थंबनेल में आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है सीखे एकदम नए तरीके से, और लिखा हुआ है कोई फार्मूला नहीं। क्योंकि आमतौर पर बच्चों होता क्या है, आपने कहीं से ही पढ़ा होगा या इवन बुक से पढ़िए, या आप ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी से अगर पढ़ें तो उसमें ये कहा जाता है कि हाँ फार्मूला होता है, रूल 1 होता है। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट है तो सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, फिर उसके बाद उसमें इज एम आर, ऐसा होता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय। ऐसा कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं, किसी भी फार्मूला की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसी तकनीक बताएंगे कि अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें यह पता जरूर होना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ते हैं। दरअसल अगर एक्टिव या पैसिव पढ़ाया जाता है तो वो कैसा होता है और हिंदी में कैसा दिखाई देता है, हिंदी में कैसा दिखता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, वो दरअसल है क्या, आम अगर बोलचाल की भाषा में देखें या व्यवहारिक ज्ञान के रूप में देखें तो दरअसल वो है क्या, जब तक हमको नहीं पता होगा हम लोग उसके क्वेश्चंस कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रटते रह जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ पर हर एक टॉपिक तैयार करना है परफेक्शन के साथ। यानी कि अगर एक बार हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, इसमें से जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर 100 भी क्वेश्चन आ जाए तो 100 में 100 हमारे सही होने लायक हम हो जाएं। इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें कि एक्टिव पैसिव क्या हिंदी में होता है। बिल्कुल होता है, एक्टिव पैसिव हर एक लैंग्वेज में होता है। क्योंकि लैंग्वेज भाई इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है वैसे हिंदी भी लैंग्वेज है। हर एक लैंग्वेज में जो नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एडजेक्टिव पढ़ते हैं हर एक लैंग्वेज में होता है, और इसी के साथ साथ एक्टिव पैसिव भी हर एक लैंग्वेज में होता है। तो पहले तो आप ये समझे कि एक्टिव पैसिव होता क्या है हिंदी में समझे, उसके बाद इंग्लिश में हम लोग जंप कर जाएंगे, राइट। तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप उनको एनालाइज करो, सुनो और बताओ कि वो एक्टिव हो गया पैसिव होगा। क्योंकि कई लोग इसमें पता ही लगा पाते हैं, उनको एक्टिव पैसिव नियम फार्मूला रूल तो पता होता है कि हाँ ऐसे बनना है, ऐसे बनता है, इसका पैसिव इसका एक्टिव, लेकिन दरअसल ये होता है क्या, कई लोगों को नहीं पता होता। तो मैं आज बताने वाला हूँ एक्टिव पैसिव होता है क्या दरअसल। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ हिंदी में, आपको गेस करना है कि वो एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा। तो चलो देखते हैं कितने व्यूअर्स मेरे बता सकते हैं। पहला सेंटेंस है, उसके घर कल रात चोरी हो गई। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, आपसे जस्ट बात कर रहा हूं। उसके घर कल रात चोरी हो गई, ये एक्टिव में मैंने बोला या पैसिव में? हिंदी ही बोल रहे हैं, हिंदी में ही बात कर रहे हैं। चलिए भाई गेस करिए, उसके घर कल रात चोरी हो गई, ये एक्टिव या पैसिव? कई लोगों ने अपना आंसर दे भी दिया होगा। तो बेटा चोरी हो गई, अच्छा चोरी खुद तो हुई नहीं, किसी ना किसी ने चुराया होगा, चोरी की होगी। इसका मतलब जो चीज खुद होने के काबिल नहीं है लेकिन फिर भी हो गई, इसका मतलब कि ये है पैसिव में, ये एक्टिव नहीं है। फिर मैंने कहा कि चोर ने चोरी कर ली उसके घर में रात में चोरी कर ली चोर ने, या किसी ने चोरी कर ली, किसी ने चोरी कर लिया, चोर ने चोरी कर ली, है ना, या उस बंदे ने चोरी कर ली। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये किस में चला जाएगा, ये एक्टिव में चला जाएगा। क्लियर। एक और सेंटेंस सुनो, कि वह बहुत तेजी से पिट गया, वह बहुत तेजी से पिट गया। तो पिट गया इसका मतलब पीटने वाला कोई और है, तो ये किस में चला गया, पैसिव में चला गया। कल रात मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा, है ना। तो अब यहां पर मेरे पापा मारने वाले यानी डूअर, सब्जेक्ट ही यहां पर काम कर रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिवली कर रहा है, राइट। तो उस कंडीशन में ये एक्टिव में हो जाएगा। एक और सेंटेंस सुनो, कि डायनामो का आविष्कार 1744 में हुआ, मुझे नहीं पता कब हुआ लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं इसको, कि डायनामो का आविष्कार इतने सन में हुआ। तो डायनामो का आविष्कार खुद तो नहीं होगा, किसी ने किया, इसका मतलब ये पैसिव बना हुआ। फिर मैंने कह दिया फैराडे ने डायनामो का आविष्कार किया इतने सन में, तो ये क्या बन गया, ये एक्टिव बन गया। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या एक्टिव होता है और क्या पैसिव होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि जब कार्य प्राप्त होता है, किसी के द्वारा होता है, तो वही पैसिव है, और जब कोई ना कोई कार्य करता है तो वो एक्टिव होता है, राइट। तो चले आते हैं अपने चैप्टर की तरफ और डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे किया जाए। भाई यहां पर लिख देते हैं, यकीन मानिए अगर आपको टेंसेस ढंग से आते हैं ना, तो इसमें कोई भी फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, हम ऐसा कोई भी रूल आपको फार्मूला नहीं बताने वाले, बस एक चीज याद रखिए। देखो होता क्या है, अगर हम बात करें टेंसेस की, तो टेंसेस में आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, पढ़ा है कि नहीं। उसमें चारों यानी तीनों में चार सब कैटेगरीज होती है, इंडेफिनिट होती है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस होती है, उसके बाद परफेक्ट होता है, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो क्या करना होता है, जितने भी इंडेफिनिट लिखे होते हैं, यानी कि हम यहां पर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रेजेंट भी आ जाएगा, पास्ट भी आ जाएगा और फ्यूचर भी आ जाएगा। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट का है, यानी प्रेजेंट, हम ये बात नहीं कर रहे कि कौन से इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट का कोई भी हो, अगर इंडेफिनिट का है, पहले सारे टेंसेस लिख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो यहां पे हम पूरा नहीं लिख रहे हैं टाइम बचाने के लिए। देखिए सबसे पहले इंडेफिनिट है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या करना है, जब भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो ध्यान ये देना है कि कोई भी इंडेफिनिट होगा, ये लैडर अपने हमेशा याद रखें, ये सीढ़ी हमेशा याद रखें। इंडेफिनिट बनाओगे तो वो किधर आएगा, कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस का बनाओगे तो वो सीधे रहेगा, इसकी देखो लाइन मैंने सीधे बनाई है, और उसके बाद सीधे रहेगा, और साथ ही साथ जो उसमें जो भी वर्ब लगती होगी एज एमआर, वो व्हाटएवर द वर्ब हैज बीन यूज्ड, वही सेम वर्ब लगाएंगे, लेकिन न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, वो बाद में देखते हैं। बस इसमें वर्ब के बाद क्या कर देना, आपको बीइंग लगा देना है अगर कोई कॉन्टिन्यूअस का हुआ, राइट। कोई भी परफेक्ट है तो उसके पैसिव में वही वर्ब यूज होगी जो उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, नो पैसिव, राइट। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से सेंटेंसेस के टाइप है, कौन कौन से टेंसेस हैं जिनका पैसिव नहीं बनता, तो तीन तो ये हो गया, तीनों के प्रेजेंट हो गया, परफेक्ट प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। तीन तो ये हो गए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव यहां लिखा हुआ है, नहीं बनता। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो इसका भी पैसिव नहीं बनाया जाता, राइट। तो चार टेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिव नहीं बनाए जाते, नहीं फॉर्म किए जाते हैं। अब आप पूछो क्यों नहीं फॉर्म किए जाते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सही तरीके से जस्टिस नहीं कर पाता है सेंटेंस के साथ, इसलिए। तो क्या समझ में आया, ये लैडर याद रखें। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो जैसे आप फिगर से चीजें समझते हो, तो वैसे ये फिगर जरूर याद रखो कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो पहली लाइन टेढ़ी यानी नीचे की तरफ आएगी, दूसरी रहेगी सीधी, और तीसरी लाइन भी आएगी नीचे की तरफ, और ये लाइन क्रॉस रहेगी क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनता। क्या समझ में आया, इससे ही समझे। कोई भी इंडेफिनिट होगा उसमें वही हेल्पिंग वर्ब ही मेन होती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी पैसिव हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। पैसिव का मतलब क्या हुआ, कई लोग जब डिसाइड करते हैं कि इसका पैसिव क्या होगा तो बहुत सारे नियम कायदे कानून लगाते हैं, कुछ नहीं, एक दो चीजें होती है जो देखनी पड़ती है। पहला क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, 100% होगी हर एक पैसिव में। दूसरी चीज, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस लैडर के अप्रोच के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि कोई भी इंडेफिनिट होगा उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके पैसिव में वो कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस के अकॉर्डिंग होगी। जैसे इंडेफिनिट में अगर लिखा है आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी, इज ये कहां आया, इज एमआर किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है, नीचे उतर आया एक स्टेप डाउन, राइट। कॉन्टिन्यूअस अगर होता कि आई एम राइटिंग ए लेटर, तो उस कंडीशन में लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस में वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो उसके कॉन्टिन्यूअस में सीधी रेखा है ना,
साथ में BEING और लगा देना है। परफेक्ट की रेखा फिर से नीचे उतर कर आ गई, यानी कि परफेक्ट का अगर कोई टेंस हो एक्टिव में, उसका पैसिव बनाना हो तो उसमें वही वर्ब आएगी जो उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आती होगी। जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय, और हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन किसमें लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने में आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। चलते भाई क्वेश्चन की तरफ। जैसे आई ईट एन एप्पल, बहुत सादा सा सिंपल सा उदाहरण लिया है, आई ईट एन एप्पल। तो अब मुझे बता सकते हो क्या करना होता है। सबसे पहला काम देखो, एग्जाम में जब ये आएगा ऑप्शंस गिवन रहेंगे और आसान हो जाता है। जितने भी लेंदी से लेंदी सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में देख कर सकते हो। उसमें आपको पूरा फॉर्म नहीं करना होता। यहां पर अगर मैंने आपसे पूछा इसका पैसे बनाओ, तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी, फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट काम करता है। तो चलो इसको क्रॉस कर देते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। इसका मतलब ये था हमारे पास सब्जेक्ट, आई की बात करें तो क्या है, आई है हमारे पास सब्जेक्ट, राइट, नो डाउट अबाउट दैट कि जो काम कर रहा है। उसके बाद अगर एन एप्पल, कई लोग क्या होते हैं ना, ऑब्जेक्ट को डिसाइड करने में गलती करते हैं। रीजन क्या है, वो सिर्फ एप्पल ले लेंगे। अरे भाई ये भी तो देखो कि एप्पल की खासियत क्या है। यानी अगर हम कहते हैं कि एक ईमानदार बूढ़ा व्यक्ति, तो सिर्फ व्यक्ति हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। एक ईमानदार बूढ़ा व्यक्ति पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो उसकी खासियत बता रहे। खासियत को अलग थोड़ी कर दोगे उस नाउन से। तो एप्पल यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उसकी खासियत भी साथ में लेकर चलो, एन एप्पल। तो ये पूरा का पूरा क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। क्या करना होता है, इसको रिप्लेस करना होता है, इंटरचेंज करना होता है, स्वैप करना होता है। चलिए कर देते हैं। एन एप्पल यहां पर आ गया। अब मैंने कहा था सबसे ज्यादा परेशानी होती है हेल्पिंग वर्ब को फॉर्म करने में कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, इसलिए हम लोग तरह तरह के फार्मूला रटते हैं। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, टेंसेस आते सब कुछ हो जाएगा। आई ईट एन एप्पल, फर्स्ट फॉर्म वी हैव यूज्ड हियर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये किसमें होता है कि सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। ये प्रेजेंट डेफिनेट में होता है। इंडेफिनिट अगर है तो उसी के कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब लगती होंगी उनमें से कोई एक वर्ब आएगी। तो कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सी वर्ब आती है, इसमें हमें टेंसेस चेंज नहीं करने होते कि प्रेजेंट है तो पास कर दिया, पास से प्रेजेंट कर दिया। इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना होता। बल्कि नरेशन का खेल है, एक्टिव पैसिव का खेल नहीं है। एक्टिव पैसिव में ऐसा कुछ नहीं करना होता। जो आपका पास्ट रहेगा तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट रहेगा प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर में रहेगा। इसमें कोई भी हम लोग टेंस में चेंज नहीं करते। अब देखें, एन एप्पल यहां पर नया सब्जेक्ट बन गया। अब इसके कॉन्टिन्यूअस में एज एम आर आता है, लेकिन नया सब्जेक्ट हमारे पास क्या है ये भी देखना पड़ेगा आपको। कहीं ऐसा तो नहीं ये प्लूरल हो गया। यहां पर आई देखें, आई के साथ यहां पर ईट लगा हुआ था, है ना, सब्जेक्ट था। अब यहां पे जो ऑब्जेक्ट था वही नया सब्जेक्ट बना है। इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब देखनी पड़ेगी। तो एज एम आर क्या लगा दे, एन एप्पल के साथ क्या लगा दे, एज लगा दे, लगा दिया। अब देखिए आगे, ईट की ये जो मेन वर्ब होती है हमेशा इसकी थर्ड फॉर्म रखनी होती है। ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, एटीन, ईटन। तो ईटन आ जाएगा, एन एप्पल इज ईटन। और उसके बाद इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहां पर लगाते हैं बाय, किसके द्वारा ये काम हो रहा है। हमेशा बाय नहीं लगाते, अलग अलग प्रिपोजिशन लगाते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस बाय लगता है। बाय के बाद यहां पर क्या लगा देंगे, आई का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, इसलिए आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। An apple is eaten by me। चलो भाई एक और देखते हैं सेंटेंस जल्दी से। आप लोग गेस करते जाइए कि इसका पैसिव क्या बनेगा। जैसे he was beating those children। देखिए यहां पर he was beating those children। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ चिल्ड्रन नहीं, दोस चिल्ड्रन, क्योंकि ये इसके बारे में इसकी क्वालिटी बता रहा है, खासियत बता रहा है। यानी कि इसका डिटरमाइनर है, हम कह सकते हैं एडजेक्टिव है, वो साथ साथ चलेगा। तो ये पूरा का पूरा यहां पर हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, आगे लेके चले आएंगे, क्या कहेंगे फिर, दोज
चिल्ड्रन। अब बहुत ध्यान समझना, वॉज बीटिंग का मतलब ये हुआ कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। मैंने बताया था कोई भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें वही कॉन्टिन्यूअस वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, साथ में एक टर्म और आ जाएगा, BEING, बीइंग आ जाएगा। तो अब यहां पर देखें, ही के साथ तो वॉज लगा था, लेकिन नया सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दोज चिल्ड्रन, जो कि प्लूरल है। तो क्या अगेन वही वॉज या वर लगेगा, लेकिन साथ में BEING, बीइंग लग जाएगा। तो दोज चिल्ड्रन वर आ जाएगा, यहां पे वॉज था लेकिन यहां पर वर आ गया क्योंकि नया सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो गया। दोज चिल्ड्रन वर, अब क्या लगाना है, BEING, वर बीइंग। उसके बाद बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, और किसके द्वारा, बाय, ही का हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस बाय हिम। क्लियर हुआ, दोज चिल्ड्रन वर बीइंग बीटन बाय हिम। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लें, जल्दी से नोट डाउन कर ले ताकि आगे हम लोग बढ़े। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग सारी चीजें पढ़ रखे हो, पढ़ चुके हो, लेकिन क्वेश्चन करने में क्यों दिक्कत आती, क्यों इतना ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप उस हिसाब से नहीं करते हो जैसे करना चाहिए। चले भाई नेक्स्ट, अगर लिखा हुआ है दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, आपको बताना है कि इसका पैसिव क्या होगा। दे हैव प्लेड क्रिकेट, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, देन उसके बाद ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि दे हैव मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ। प्रेजेंट के परफेक्ट में वही हेल्पिंग वर्ब आएगी जो उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आती होगी, इसका मतलब हैज बीन, हैव बीन का यूज करेंगे। तो अब नया सब्जेक्ट, यहां पर तो हैव लगा है, लेकिन जो नया सब्जेक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा क्रिकेट। तो क्रिकेट जैसे यहां पर आया, यू कैन नॉट अप्लाई हैव, क्योंकि क्रिकेट हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो क्या लगाना है, हैज बीन का यूज करना है, क्रिकेट हैज बीन। और यहां पर ये थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, और किसके द्वारा, बाय देम। देखिए भाई, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। अब सारे के सारे क्वेश्चन जो सिंपल टाइप के होंगे वो आप कर ले जाओगे। अब होता क्या है बच्चों, कभी कभी जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, हमेशा बाय का यूज नहीं करते। सी द सेंटेंसेस, शी नोज मी, वह मुझे जानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो सिंपली क्या करना है, अब मैं यहां पे स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूं। अब जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करना है, लगाना है। इसका पैसिव अगर बनाने के लिए बोले तो क्या क्या करना है, सबसे पहले मी का आई हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एम लगेगा, आई के साथ एम लग जाएगा। आई एम नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आई एम नोन। अब यहां पर बाय हर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नोन के साथ बाय टर्म नहीं जाता, बाय प्रपोर्शन नहीं जाता, क्या जाता है, नो के साथ टू जाता है। तो आई एम नोन टू हर। तो पहला अगर आपको नोट करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोन के साथ टू जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस स्पेशल टाइप सेंटेंस है जिसमें अलग अलग प्रपोर्शन का यूज होता है। दिस सब्जेक्ट इंटरेस्ट मी। देखिए भाई, दिस सब्जेक्ट इंटरेस्ट मी, ये सब्जेक्ट मुझ में रुचि जगाता है। दिस सब्जेक्ट इंटरेस्ट मी, क्या करना है, सिंपली आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस सब्जेक्ट नहीं होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट। तो यहां पर बाय की जगह क्या लगा, इन दिस सब्जेक्ट, राइट। एक और देखें, हिज हेल्थ वरीड हिज पेरेंट्स, उसकी हेल्थ ने चिंतित किया उसके माता पिता को। तो इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनेगा, हिज पेरेंट्स, वरीड है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट वॉज या वर का यूज होगा, पेरेंट्स आ गया तो वर, हिज पेरेंट्स वर
वरीड बाय हिज हेल्थ नहीं होगा, अब यहां पर क्या होगा, हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट, और वरीड ऑफ भी लगा सकते हैं, हिज पेरेंट्स वर वरी अबाउट होता ना, वरीड अबाउट और ऑफ हिज हेल्थ। ये देखें, क्लियर है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्पेशल टाइप के कुछ सेंटेंसेस जहां पे बाय की जगह पर लगाते हैं अलग अलग प्रीपोजिशंस। एक और लिखते हैं यहां पर, his late arrival surprised them. His late arrival surprised them. उसका जो देरी से आना था उसने सबको सरप्राइज किया, यानी उनको सरप्राइज किया। तो क्या करना है, they were, है ना, सरप्राइज्ड। अब यहां पर अगर देखा जाए कि सब्जेक्ट क्या है, तो ये पूरा का पूरा हिज लेट अराइवल, क्योंकि सब्जेक्ट तो नाउन होगा, अराइवल एज अ नाउन, और उस नाउन के साथ ये दोनों चीजें चल के आएंगी क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। उसका देरी से आना, बात हो रही है अराइवल की, और उसके बारे में क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई वाले वर्ड कौन से हैं, हिज है और लेट है, वो साथ साथ रहेंगे। तो दे, और वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। दे वर सरप्राइज्ड बाय नहीं, एट, क्योंकि सरप्राइज जितनी भी चीजें आश्चर्यचकित करने वाली होती, अमेज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, या सरप्राइज हो गया, इनके साथ एट का यूज करते हैं। दे वर सरप्राइज्ड एट हिज लेट अराइवल। राइट, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपने देखा कि बाय की जगह पर अलग अलग प्रीपोजिशंस भी यूज होती, कभी टू आ जाता है, कभी एट आ जाता है, कभी इन आ जाता है। राइट, ये मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सरप्राइज हो गया, या नो हो गया, या इंटरेस्ट हो गया, इन पर अक्सर एग्जाम में देखा गया क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं इसमें और क्या है। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि सब्जेक्ट तो लिखा होता है, लेकिन जब उसका पैसिव बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट गायब हो जाता है, यानी बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट समवन या समबडी है, इसके अलावा नो वन या नोबडी हो, या कभी कभी दे के साथ भी ऐसा होता है, दे हो, या पीपल हो, या वी हो, या इवन एवरीवन हो, या वन हो। जब भी हमारा सब्जेक्ट ये सारे होते हैं तो कहते हैं कि जब इनका पैसिव बनाओ तो हमें बाय ये सब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं जरूरत पड़ती, इसका हम बताते हैं आपको जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर मैंने कहा कि किसी ने चुरा लिया, या अगर हम कहते हैं चोरी हो गई, अगर चोरी हुई है पता नहीं किसने, तो किसी ना किसी ने तो कराया होगा, कि किसी ना किसी ने चोरी की होगी। इसका मतलब ये सारे के सारे इनडेफिनेट हैं, डेफिनेट नहीं है। पीपल में पता नहीं कोई भी आ सकते हैं, लोग जनरल वे में बात कर सकते हैं। दे हो गया, बी हो गया, एवरीवन हो गया, या वन हो गया, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब बताते हैं कि एग्जैक्टली पता नहीं कौन है। जब एग्जैक्टली पता नहीं होता है तो हम यहां पर बाय लगा के इनको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समवन स्टोल माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मेरा पेन चोरी हो गया। सिंपली किसी के द्वारा लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा पेन चोरी हो गया। अब सीधी सी बात है कि किसी ने तो चुराया होगा। अगर मुझे पता होता किसने चुराया तो मैं कहता कि मेरा पेन इसने चुरा लिया, या जिसके द्वारा चुरा लिया गया है उसका हम नाम मेंशन करते, ही लगाते, हिम लगाते, व्हाटएवर। क्योंकि यहां पर हमें पता नहीं है इसलिए हमने समवन लगाया, और जब हमारे पास ये पता ही नहीं कि कौन है तो हम बाय समवन लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली माय पेन
वॉज स्टोलन। ये हो जाएगा। बाय समवन लगाने की यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको और ये सही वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, सारे के सारे उटपटांग ऑप्शंस मिलते हैं और एक आपको मिल जाता है कि माय पेन वॉज स्टोलन बाय समवन, तो ये मजबूरी हो जाएगी आपकी कि आपको यही लगाना पड़ेगा, राइट। बाकी क्योंकि हो नहीं सकते। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलो स्लाइड ले लेते हैं दूसरी। जैसे लिखा हुआ है, पीपल बिलीव दैट घोष भूत लोग एग्जिस्ट। देखिए, लोग बिलीव करते हैं कि घोस्ट होते हैं, तो क्या करेंगे, इसका पैसिव नहीं बनाएंगे कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इसका पैसिव नहीं बनाएंगे क्योंकि ध्यान ये रहे, पैसिव बनाने के लिए अगर एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ जो कि हम कह सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस ना हो, तो एक अगर कोई कॉन्टिन्यूअस का है, इंडेफिनिट का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इसका पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव नहीं बनेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव बन ही नहीं सकता, बनता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से बनता है। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है लेकिन बन जाता है। दिमाग लगाओगे तो हर एक सेंटेंस का पैसिव बन जाएगा, राइट। पीपल बिलीव दैट घोस्ट, और हमारा काम एग्जाम में पैसिव बनाना अपनी तरफ से नहीं बल्कि ऑप्शंस में से देखना होता है, तो काम आसान हो जाता है। पीपल बिलीव दैट घोस्ट एग्जिस्ट, तो क्या हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड। भाई लोग विश्वास करते हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है, ये विश्वास किया जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट घोस्ट एग्जिस्ट। ये बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम, बाकी में कोई भी चेंजेस में नहीं किए जाएंगे। राइट, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। अब चले आते हैं, अगर सेंटेंस हमारा आ जाए सर इंटेरोगेटिव, अगर सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे हम लोग पैसिव बनाएंगे, इससे बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर मैं डिस्कस करूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं, तो आपके बताओगे 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, जो कि WH से स्टार्ट होता है, WH वाले वर्ड से, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, हु, ये सारे के सारे किस में आ गए, WH वाले में आ गए। दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और दोनों को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हम पहले बात करेंगे आसान वाली, जो कि स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट। देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, कुछ नहीं करना होता, इसको ऐसा समझो कि अगर ये इंट्रोगेटिव ना होता, ये होता अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा, तो कैसे होता, यू प्ले क्रिकेट। अगर ये ऐसा लिखा होता यू प्ले क्रिकेट, तो कैसे बनता, कैसे बनता भाई, प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है क्रिकेट, है ना, इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू, ऑब्जेक्टिव केस यू का यू रहता है। अब बहुत ध्यान समझना, अगर ये अफर्मेटिव होता तो यू प्ले क्रिकेट होता, तब इसका पैसिव क्या बनता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। क्योंकि है ये इंट्रोगेटिव, तो क्या करना, ये जो अफर्मेटिव आपने बनाया है इसका पैसिव, सिंपली इसको इंट्रोगेटिव कर देना, तो क्या आ जाएगा, इज आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? ये तो अगर आपको समझने में दिक्कत होती तो आपने 2 स्टेप में कर लिया। जैसे आप इसके यूज टू हो जाओगे, आप इसको एक ही स्टेप में करोगे, यानी कि इसमें 2 स्टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर कहा जाए, यहां देखिए लिखा है हैव दे प्लेड क्रिकेट, देखिए हैव दे प्लेड क्रिकेट,
तो कुछ नहीं, दिमाग लगाना है यहाँ पे। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो वर्ब आएगी वो क्रिकेट को अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि सिंगुलर वाली वर्ब आएगी। टेंस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर हैव लगा हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, यानी कि हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। क्रिकेट हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज बीन का यूज होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, हैज आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम, राइट। तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाले जो इंट्रोगेटिव होते हैं इसको करना बहुत ही इजी होता है। अब चले आते हैं कि सर WH वाले कैसे किए जाते हैं। चले भाई WH वाले की तरफ चलते हैं। और WH में सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हु। ऐसे सेंटेंसेस जो कि हु से स्टार्ट होते हैं उनका हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, चलो भाई देखते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, हमेशा सब्जेक्ट है ना। अब देखें लिखा हुआ है हु टॉट यू, बस अगर इतना लिखा हुआ है हु टॉट यू, हु टॉट यू। अब वही काम करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है। ये इंट्रोगेटिव है लेकिन फिर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है। कई लोगों को यहां पर लगता है कि सब्जेक्ट यहां का यू है, नहीं, यहां का सब्जेक्ट हु है, जिसका मतलब कौन, यही सब्जेक्ट है। और ये जो पढ़ाएगा, जिसे पढ़ाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। ये पढ़ाने वाला हो गया जो कि कौन हमको नहीं पता, हु है, और किसको पढ़ा रहे, यू को। क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को बनाते, ऑब्जेक्ट को बनाते सब्जेक्ट, ये यू सब्जेक्ट भी यहां पर आ जाएगा। समझना, बहुत ध्यान समझना, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अब ये जाएगा ऑब्जेक्ट में तो बाय हुम बनेगा, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। लेकिन क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए बाय हुम लास्ट में ना जाकर पहले लगा देंगे, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव है। तो हमने यहां पर लगा दिया बाय हुम। अब समझना, बाय हुम के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहां पर ऑब्जेक्ट था यू और यू यहां पर सब्जेक्ट बन गया, इस यू के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब लगाना है। अब टॉट लिखा हुआ इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब वॉज या वर आएगा, लेकिन यू के अनुसार क्या आएगा, वर, है ना। और वो वर कहां पर जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद, यानी सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। यहां पर आ गया वर, ये लगा दिया। बाय हुम वर यू, बचा क्या, टॉट वर्ब। ये देखिए बाय हुम वर यू टॉट, ये इसका बन गया पैसिव। अगर मान लो हम यहां पर एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देते और लिख देते, इसको रब कर देते, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मान लो कि यहां पर होता यहां पर सेंटेंस हमारा ये होता हु टॉट यू इंग्लिश। देखिए अगर सेंटेंस हमारा ये होता हु टॉट यू इंग्लिश, तो अब यहां पर सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हो गए। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया इंग्लिश, हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। कहा जाएगा किससे बनाया जाए, तो दोनों से, ये आपकी मर्जी, दोनों से आप बना सकते हो, लेकिन वर्ब्स का बहुत ख्याल रखना। जैसे चलो हम इंग्लिश से बनाते हैं, पहले इंग्लिश को यहां पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मानकर बनाते हैं। तो बाय हुम तो एज इट इज रहेगा, बाय हुम, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बनेगा जाके। नया सब्जेक्ट जब इंग्लिश हमारे पास बनेगा, इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मानते हुए, तो जैसे इंग्लिश आगे आएगा जो वर्ब होगी वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो अब यहां पर देखें कि टेंस कौन सा था, टॉट, अगेन वॉज या वर। इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, वॉज। बाय हुम वॉज इंग्लिश, अब क्या बचा, टॉट टू यू, तुम्हें पढ़ाई गई थी ना, टॉट टू यू। देखो यहां पे एज इट इज ये आ गया, बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। अच्छा, अगर आपको दूसरा बनाना हो, यानी कि यू को मानते हो, तो कैसे बनेगा, बाय हुम, जब यू हमारा नया सब्जेक्ट जाएगा तो वर्ब आएगी यू के अनुसार, तो वर हो जाएगा,
बाय whom were you taught English, राइट। ये देखिए। अच्छा, आप कहोगे पहले वाले में टू क्यों लगा दिया? क्योंकि बिना टू के वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। बाय whom was English taught you, taught you थोड़ी होता, यानी किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई थी तुमको, ये सेंस है ना। तो बाय whom was English taught to you, और यहां पर देखिए बाय whom were you taught, किसके द्वारा पढ़ाया गया था और क्या पढ़ाया गया था? इंग्लिश। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं लिखने के और दोनों ही पैसिव इसके सही है। इसका मतलब जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दो पैसिव बनने की संभावनाएं होती है। क्लियर है भाई? हु का समझ में आ गया? अब चलते हैं कि अगर हमारे पास व्हाट लिखा हो सेंटेंस में तो कैसे पैसिव बनेगा व्हाट। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट जो होता है बच्चों, सब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है। पहचानना आपका काम। जैसे व्हाट शुड वी बाय, देखिए व्हाट शुड वी बाय। मैं आपको बता दूं कोई भी मॉडल वर्ब होती है, कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, इनके पैसिव में कुछ नहीं करते, बस बी लगा देते हैं। और बी के साथ जैसे V3 आती वैसी आती, बी लगा देते, बी। व्हाट शुड वी बाय। अब यहां पर आपको डिटरमाइन करना है कि यहां पर व्हाट ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। तो चलो भाई देखते हैं। हमें देखो, हमें क्या खरीदना चाहिए। कोई कहता हमें कद्दू खरीदना चाहिए, हमें अगर सेंटेंस ये होता हमें कद्दू खरीदना चाहिए, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या होता? हम हो गए खरीदने वाला, वी सब्जेक्ट हो गया, कद्दू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फिर कहा हमें क्या खरीदना चाहिए, कहा कद्दू, यानी कि क्या यहां पर क्या ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, वी यहां पे सब्जेक्ट है। यही अगर आ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहां पर। तो वही सेम चीज करनी है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आगे रहता है, आगे रहेगा, वैसे भी इंट्रोगेटिव है, लिख दिया व्हाट। फिर क्या करना आपको? शुड के साथ बी लगा देना, व्हाट शुड बी, और बाय की थर्ड फॉर्म व्हाट। देखिए व्हाट शुड बी व्हाट, और किसके द्वारा? बाय, क्योंकि सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा बाय अस। देखिए व्हाट शुड बी बॉट बाय अस। क्लियर हुआ? कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये व्हाट सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आप कहोगे ऐसा कैसे? बिल्कुल होता है। देखिए यही सारी चीजें तो हैं जो आप नियम कायदे कानून पढ़ते जाते हो, समझ में कुछ नहीं आता क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। नियम कुछ नहीं बेटा, बस समझना आपको। देखिए ये लिखा है व्हाट इंस्पायर्स यू या मोटिवेट्स यू। क्या चीज आपको इंस्पायर करती है? तो यहां पर जिसे इंस्पायर करेगी वो तुम हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हो। क्या इंस्पायर करता है तुम्हें? क्या मतलब मैंने कहा कि अगर मान लो हार्ड वर्क इंस्पायर करता है तुम्हें तो हार्ड वर्क होगी सब्जेक्ट। मैंने कहा क्या इंस्पायर करता है तुम्हें, क्या किसका पोजीशन ले रहा? सब्जेक्ट का। यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे व्हाट ऑब्जेक्ट था। तो वैसे ही इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, बाय व्हाट हो जाएगा। जैसे हु का हुम हो गया था, बाय हुम, तो बाय व्हाट, व्हाट का कुछ चेंज नहीं होता, हु का हुम हो जाता है लेकिन व्हाट का व्हाट ही रहता है। तो बाय व्हाट आगे आ जाएगा, बाय व्हाट। अब नया वाला जो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट बन जाएगा, यू सब्जेक्ट बन जाएगा, यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे, प्रेजेंट डेफिनिट का टेंस है, इज हमारा आना चाहिए, यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। और ये आर कहां पर आएगा? यहां पर। बाय व्हाट आर यू इंस्पायर्ड, थर्ड फॉर्म लग गई। बाय व्हाट आर यू इंस्पायर्ड। क्लियर? इनके ये नोट डाउन कर लो, बहुत आसान था। अब इनके अलावा जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, चाहे वो व्हेन हो, व्हाई हो, हाउ हो, उसमें कुछ नहीं करना। देखिए जैसे व्हाई डिड यू बीट हर, व्हाई डिड यू बीट हर। अगेन वही सेम टास्क करना। क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना है। तुमने पीटा उसको, ये सब्जेक्ट हो गया, राइट?
हर यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करना है, इन द सेम मैनर ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, शी बनेगा। जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे शी बनेगा, देखिए। लेकिन ये शी से शुरुआत नहीं कर सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव टर्म है ना। वाई को एज इट इज रख दो, वाई से कोई लेना देना हमारा नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, तो वाई को एज इट इज रख दिया। लेकिन क्योंकि इंट्रोगेटिव है ये नाराज हो जाएगा अगर इसके बाद आपने वर्ब नहीं रखी तो। टेंस कौन सा था, वाई डिड यू, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आता है क्या, वॉज या वर। अब वॉज या वर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, नए वाले सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट से बनकर आया, शी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वॉज। ये वॉज यहां पर आ जाएगा, वॉय वॉज शी बीटन, किसके द्वारा, बाय यू। देखिए भाई, वाई वॉज शी बीटन बाय यू। क्लियर हुआ भाई, कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे हाउ वाले, व्हेन वाले सब एक जैसे बन जाएंगे। व्हाट वाले और हु वाले अलग कैटेगरी के थे, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया क्योंकि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इससे कोई लेना देना है ही नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया, वर्ब लगा दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया। यही एक्टिव पैसिव होता है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो मैंने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड या सजेशन, एडवाइस का भाव होता है और शुरू होते हैं। पहचान कैसे, ये शुरू होते हैं वर्ब से, काइंडली, प्लीज जैसे वर्ब से, राइट। ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस और इसका पैसिव बहुत आसान होता है। इसमें इंपेरेटिव में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे लिखा है सिट डाउन, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, सिट डाउन बैठ जाओ, नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आप लेट से नहीं बना सकते। इस सेंटेंस को हम लोग लेट से नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। लेट कब लगाते हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तब लगाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखेंगे भाव क्या आ रहा है। सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, या ये भी कह सकते हैं यू आर अलाउड टू सिट डाउन, दोनों सही। यू आर एडवाइज्ड भी कह सकते हैं, अगर मान लो ऑर्डर का सही हमको ऑप्शन नहीं मिला, बाकी अनाप शनाप लिखे हुए जिसमें थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो हम इवन रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, एडवाइस भी कह सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस क्या है, जब इसमें प्लीज जैसा कोई टर्म नहीं लगा, प्रेफरेंस क्या देंगे, यहां पर हम इसको कमांड समझेंगे, ऑर्डर समझेंगे, तो कह देंगे यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। अगर यहां पे लिखा होता डू नॉट सिट डाउन तो क्या होता, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट डाउन, राइट। कुछ नहीं करना तो नॉट एज इट इज लगा देते हैं, नॉट टू कर देते हैं उसको, टू से पहले नॉट लगा देते हैं अगर नॉट हो। अगर मान लो इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, जैसे कह दिया जाए, चलो ये ले लेते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए भाई, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें भी ऑर्डर दिया जा रहा है। ये एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जहां पर ऑब्जेक्ट गिवन है, यहां पर नहीं था लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर, यही तो ऑब्जेक्ट हुआ पूरा। तो इसको लेट से भी बनाया जा सकता है। अगर मान लो ऑप्शन में लिखा हुआ है कि यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी सही होगा। लेकिन अगर लेट वाला ऑप्शन भी दिया हो तो लेट वाला सही माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव, सिंपली क्या लगाना है, लेट लगाना है, और लेट के साथ बी लगता है। लेकिन लेट के साथ बी लगाने से पहले हम लोग क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, पूरा ऑब्जेक्ट है ना, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, बी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म तभी तो आएगी, बी ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। तो भाई ये इसका पैसिव बन गया। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं परेशान करने के लिए जिसमें ना तो वर्ब होती है ना ऑब्जेक्ट होता, तब भी उसका पैसिव पूछते हैं। जैसे हनी इज स्वीट, इसका पैसिव क्या होगा, या द कार इज रेड। यहां तो मेन वर्ब भी नहीं, दोनों में ऑब्जेक्ट भी हमारे पास नहीं है, तो क्या करें भाई, इसका भी पैसिव बनाया सकता है।
क्योंकि पैसिव का मतलब यही होता है कि सेंस वही आना चाहिए, मीनिंग वही निकलनी चाहिए, प्रोवाइडेड यू ऐड V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होनी चाहिए, तभी वो पैसिव कहलाएगा। तो क्या करते हैं, इसको दिमाग लगाएं तो कह दें हनी इज स्वीट व्हेन, या तो ये कहते हैं व्हेन टेस्टेड सिंपली, या व्हेन इट इज टेस्टेड, चखा जाता है तब स्वीट होता है ना, ये इसका पैसिव बन गया, हनी स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। और इसको क्या कह सकते हैं, द कार इज रेड व्हेन इट इज या व्हेन सीन, ये भी सही, ठीक है, ये भी इसका पैसिव है। तो देखा आपने, ये तरह तरह के क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं, कभी आपको फंसाने वाले, परेशान करने वाले। तो इसमें आपका काम है कि घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से एकदम होता है ना, काम होकर रिलैक्स होकर इसका पैसिव बनाना है, या अगर एक्टिव आ जाए तो एक्टिव का पैसिव बनाना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने देखा कितनी आसानी से इतना बड़ा चैप्टर जो लोगों को लगता है कि अरे कैसे सॉल्व होगा, इतनी आसानी से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, और जितने भी आपके डाउट्स थे आज आपके क्लियर हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने में, ठीक है। अब बचता क्या है, यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं हुई, बचता क्या है कि आपको इसके क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, आपने इसको यहीं पर छोड़ दिया, तो सारी जो आपकी मेहनत है वेस्ट हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा उसके तुरंत क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगला चैप्टर जो होगा, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो इसके ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। मैं कभी ऐसे क्वेश्चंस कराता ही नहीं हुआ जो एक्सरसाइज की या वर्कशीट की बात करें, जो एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में जो आएगा वही क्वेश्चंस कराएंगे, और देखेंगे कि पलक झपकते ही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपको पूरा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसा आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें, और टिक लगा के चलेगा, 100% सही हो जाएगा। और देखेंगे जादू हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कभी पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम्ड। और इसके साथ साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।